ठीक है, पहले एक प्रॉपरली बैठो, ऐसे कैसे पढ़ पाओगे? आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। ठीक है, सारे चैप्टर्स का 1-1 शॉट बना डालेंगे। हाँ, ये भी वहां पे खोल के रख दो। कौन सी किताब चलती है? एनसीईआरटी सब चलती है। ठीक, स्टार्ट कर दे, स्टार्ट करें। चैप्टर स्टार्ट होता है चार्ज से। किससे? चैप्टर कहां से स्टार्ट होता है? चार्ज से। कोई बता सकता है कि व्हाट इज चार्ज? सीरियस रहना। व्हाट इज चार्ज कोई बता सकता है? व्हाट इज चार्ज? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज चार्ज? What? Rate of? कोई बता सकता है चार्ज सही से? नेगेटिव पॉजिटिव तो वो तो उसका काइंड है ना। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू attract or repel a object is called, याद रखिए, is called, मतलब चार्ज किसी बॉडी के अंदर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के वजह से वो दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है या तो अपने पास से रिपेल कर पाता है। क्या कोई बता सकता है इसको कैसे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाई, सही है। क्या कोई बता सकता है क्यू का फॉर्मूला? क्या कोई क्यू का फॉर्मूला बता सकता है? अरे आईटी तो वो तो आगे की बात हो गई। Q इज इक्वल टू क्या हो गया? Q इज इक्वल टू N इंटू E होता है, जिसमें N क्या है? नंबर ऑफ, कोई बता सकता है E क्या है? E क्या है? E को क्या कहते हैं? E को कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल, जिसकी वैल्यू क्या होती है? क्या कोई बड़ी बात है ये? इतना क्लियर है? याद हो गया? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? बेसिक है, यानी कि एक चीज क्लियर हुआ। क्या क्लियर हुआ? एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज? नहीं समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? क्या एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज होना चाहिए? सही बात है। क्या एक कूलम, अब एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन में तो इतना चार्ज, सही है। इसका मतलब अगर इसको उल्टा लिख दें तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या ये नहीं समझ में आ रहा है? अरे उसी को उल्टा लिख दिया गया। क्या इसमें कोई बड़ी बात है? एक्टिव होकर के पढ़ोगे तो आ जाएगा।
अब एक बात बताओ, अगर 1 कूलम चार्ज ले लें तो 1/1.6 इंटू 10⁻19 होना चाहिए। क्या ये सही है? अब एक बात बताइए, इसको अगर कन्वर्ट करते हैं 10⁻−19 को अगर ऊपर भेज दें तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10⁻+19 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 1.6। सही है? क्लियर है? नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये चीज? 1 को 1.6 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो कितना आएगा? आएगा 0.625। नहीं आया 500 ले लो हमसे, करके देख लो। नहीं आया हमसे 500 ले लो, करके देख लो। कितना आएगा? 0.62। कोई बड़ी बात? अब वो सही में 500 के चक्कर में पड़ गया। ठीक है, कितना आया? 0.625। अब बताइए 0.625 इंटू 10⁻19 लिखा जाएगा। सही है? अगर एक डेसिमल आगे गया तो 6.25 इंटू 10⁻18 आना चाहिए। सही है ना? ये बोर्ड में आया वो सवाल है। ये बोर्ड में आया वो सवाल है कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18। कम से कम ये नंबर जरूर याद रखो, ये इसने बोर्ड में पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको करना कुछ नहीं है, जो हम किए हैं बस वही करना है। 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता था, ध्यान से देखना, 1 इलेक्ट्रॉन के अंदर इतना चार्ज, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 कूलम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन? तो ये नीचे आ गया। उसके बाद नॉर्मल इसको सॉल्व कर दिए। ये बोर्ड में पूछा गया सवाल, इसको फटाफट तैयार कर लीजिए। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻। क्लियर है? क्या तुमको सही समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? चमक रहा है? चमक रहा है मतलब समझ में आ रहा है। चमक में आ रहा है, चमकने का मतलब होता है समझ में आना। चमकने का मतलब बोर्ड चमक रहा है वो नहीं, तुमको चमक रहा है। वेरी गुड। ठीक, नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ चार्जेस, बच्चों वाली बात। पहला चार्ज क्या? दूसरा चार्ज क्या? दोनों पे एक बराबर चार्जेस होते हैं। मतलब जब इसको दिखाएंगे तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻−19 हो जाएगा। इसको दिखाएंगे तो नेगेटिव ऑफ 1.6 इंटू 10⁻। दोनों सेम है, बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक, अब याद रखिए, जब कैट स्किन को, किसको? कैट के स्किन को ग्लास रॉड पे रगड़ा जाएगा, ग्लास रॉड से घिसा जाएगा, तो कौन सा चार्ज पैदा होगा? याद रखना ये चीज। और फिर सिल्क को अगर इबोनाइट रॉड पे रगड़ा जाएगा, इबोनाइट सुने हो? क्या तुम लोगों ने इबोनाइट रॉड सुना है? कभी घर पे जाके सुनना। तो यहां से कौन सा चार्ज पैदा होगा? ये दो चीज पकड़ के रखना, हो सकता है एमसीक्यू में डाल दे।
क्लियर है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप का है? इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप का है? अरे टाइप तो बताओ इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी के टाइप तो बता दो बेटा। इसको थोड़ा और अपने तरफ खींचो। इलेक्ट्रिसिटी का टाइप बता दो। दो लिख लो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा करंट। दो तरह का इलेक्ट्रिसिटी है, पहला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब सवाल उठता है कि ये दोनों है क्या? सवाल उठता है तो यहां पे लिख लीजिएगा ठीक है ना? क्लियर है? अगर चार्ज ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, तो वो किसके अंदर आता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और अगर वही चार्ज मूव कर रहा है तो किसके अंदर आता है? बेसिकली यही हमको 10th में पढ़ना है। 10th में जो हम लोग का चैप्टर है वो क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 का पहला चैप्टर है। तो अभी हम लोग को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहा है। मतलब हम जितना इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं उसमें हर जगह ये दिखाया जा रहा है कि चार्जेस किस तरीके से एक जगह से मूव करके दूसरे जगह जाते हैं। चलो, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, करंट का डेफिनेशन बोलो, करंट का डेफिनेशन बोलो क्या है? अच्छा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ per unit is called denoted by हाँ क्लियर है? SI यूनिट फॉर्मूला, ठीक है, बेसिक है। I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब Q का फॉर्मूला क्या था? Q के फॉर्मूले की जगह क्या रख सकते हैं? तो I इज इक्वल टू क्या हो गया? याद रहेगा? सिंपल है, दोनों फॉर्मूला याद रहेगा। एक न्यूमेरिकल कर ले और एक न्यूमेरिकल कर ले। अच्छा, इसके कुछ और यूनिट्स तो जान लो पहले। एक माइक्रो एम्पियर में कितना एम्पियर? कोई बता सकता है? 10 टू द पावर -3। जहां माइक्रो आ जाए तो समझ जाना 10 टू द पावर -6 है। जहां मिली आ जाए तो समझ जाना 10 टू द पावर -3 है। तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3। याद रहेगा?
एक न्यूमेरिकल कर ले। ठीक है, सवाल क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट व्हेन 6.6 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लोज इन 30 सेकंड्स या 30 मिनट्स। क्या होगा बताओ? कितना होना चाहिए? देखो भैया, Q की वैल्यू कितनी है? 6.6 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम है तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर -6, ये क्या आ जाएगा? कूलम। सही है। अगर टाइम देख ले, टाइम कितना है? 30 मिनट्स। हमेशा टाइम को किस में रखना है? सेकंड में। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? कितना आ जाएगा? 1800। 1800 को क्या लिख सकते हैं? 1.8 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड। सही है, लिख सकते हैं कि नहीं? अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज नहीं करेंगे तो कभी सवाल लगेगा ही नहीं। सवाल भी तो 3 तरीके के हैं। एक जिससे बच्चों को फुसलाया जाता है। सवाल 3 तरीके हैं। एक, बच्चों को फुसलाया जाता है, खूब सिंपल करा दिए, बच्चा खुश हो गया, अरे हमको तो आ रहा है। उसने कहा एक भी बोर्ड में आएगा नहीं। ठीक है, सवाल ऐसा आएगा जिसमें तुम्हारा खुद का दिमाग लगे। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन, अब देखते हैं कौन सॉल्व करके दे रहा है। तो Q हो गया 6.6 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 1.8 इंटू 10 टू द पावर 3। एक सिंपल क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा घुमा के। बताइए, सॉल्यूशन बताइए। अब ये सॉल्यूशन वही कर पाएगा जिसको मैथमेटिक्स का ठीक ठाक नॉलेज हो कि पावर वाले नंबर्स को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। कैन यू टेल मी? कितना आना चाहिए? क्या इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात है? नहीं है। सबसे पहले यहां देख लो, नॉर्मली दोनों में डेसिमल के बाद एक एक नंबर पड़ रहा है, दोनों का डेसिमल एक साथ क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। इस नंबर को ऊपर ट्रांसफर कर दिए, 66 इंटू 10 टू द पावर -6 -3 अपॉन 18। 2 के टेबल में काटे 33, 2 के टेबल में काट दिए 9, 3 के टेबल में 3, 3 के टेबल में 11, 11/3 इंटू 10 टू द पावर -9। 11/3 कितना होगा? 3 पॉइंट समथिंग। 3 3 जा 9, कैरी कितना आया? 2, पॉइंट लगा करके 0, 3.6 के अप्रॉक्स आ रहा है। हाँ, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -9 एम्पियर। है ना? 10 टू द पावर -9 एम्पियर। अच्छा, एक बात बताओ, अब यहां से भी सवाल को घुमा दे और कहे कि टेल मी द आंसर इन माइक्रो एम्पियर, तब क्या करोगे? गिव मी द आंसर इन माइक्रो एम्पियर। अगर वही माइक्रो एम्पियर में आंसर मान ले तब क्या करोगे? बताओ।
सीधी सी बात है कि 1 एम्पियर में 1 माइक्रो एम्पियर में कितना होता था? 10⁻⁻6 एम्पियर होता था। इस नंबर को जो एम्पियर में आया है उसको माइक्रो एम्पियर में चेंज करना है। कैसे होगा? देखो 10⁻⁻6 एम्पियर में 1 माइक्रो एम्पियर होता था, तो 1 एम्पियर में 1/10⁻⁻6 माइक्रो एम्पियर होना चाहिए। एक कुछ हवा भी लग रहा है। तो आगे आगे बैठो, पीछे बैठो, यहां बैठो आराम से, आगे आ जाओ। मैथ आगे आओ, तुम तो आगे बैठते तो पीछे क्या सीख लिया है? पूरा पेपर सर के ऊपर से जाएगा। तो 3.6 इंटू 10⁻⁻9 एम्पियर में कितना माइक्रो एम्पियर होगा? 1/10⁻⁻6 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁻9। जरा इसको सॉल्व करके दीजिए। कितना आएगा? एक ही सवाल में बुद्धि काम करने लगा, एक ही सवाल में बुद्धि रुक गया ना। हाँ, वेलकम टू क्लास 10th माय डियर फ्रेंड्स। इसको कम से कम नोट तो करो। ये तुम मैथ क्या खोल के बैठे हो? अरे भाई उसको सॉल्व करके तो दे दो, कुछ करना नहीं, पावर ऊपर भेजो। थ्री 3.6 इंटू 10⁻⁻9 पहले से है, एक माइनस लगेगा और एक -6 आ जाएगा। कितना आएगा? 3.6 इंटू 10⁻⁻9 प्लस 6 कितना हुआ? 3.6 इंटू 10⁻⁻3 माइक्रो। ये सवाल यहां पे खत्म हो रहा है। क्या जो पढ़ाया जा रहा है वो थोड़ा बहुत भी नहीं चमक रहा है? ये मैथ है ना, थोड़ा बहुत। ठीक है, इसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कौन बताएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन बता दो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन समझा देते क्या होता है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ in moving a unit charge from infinity to a point is called electric ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब बहुत ध्यान से समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई बॉडी है,
ठीक है, एक इरेगुलर शेप की बॉडी है और यहां पे कोई चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू नाम का कोई चार्ज है, ठीक है, और यहां एक पॉइंट है ए, क्या है, ए। इस चार्ज को यहां से यहां लाना है, इस चार्ज को यहां से यहां लाना है। ये चार्ज कहां रखा हुआ है पता है? इन्फिनिटी पे रखा है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी का मतलब जब हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता हो। समझ में आया? अब इस चार्ज को यहां से यहां लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिना काम किए होगा क्या? बिना काम किए नहीं होगा। जितना वर्क आप करेंगे उसको वहां से वहां ले जाने में, वही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। सिंपल, क्लियर है? मतलब एक चार्ज था जो कि इन्फिनिटी पे रखा था, उसको वहां से मूव करके ले आए किसी पॉइंट ए पे, तो यहां से यहां ये सब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। मैग्नेट पढ़े हो? मैग्नेट पढ़े हो? क्या ये नॉर्थ और ये साउथ है? क्या इधर से ऐसे निकल के जाता है? इधर पढ़ाया गया है क्या? ये पढ़ाया गया है? अरे ये तो पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ाया गया? अरे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया गया है कि नहीं? अभी आया नहीं है इसका मतलब, ठीक है, आएगा। जैसे ये जो मैग्नेट होता है उसके आसपास एक फील्ड बनता है। फील्ड का मतलब जैसे एक चुंबक ले लेते हो तो उसके पास जब लोहा लेके ऐसे जाते हैं तो वो दूर से ही खींचता है कि नहीं खींचता? इसका मतलब उसके आसपास उसी का एरिया है, ठीक है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट के आसपास भी उसका एरिया होता है। और सपोज मैग्नेटिक कंपास देखियो, मैग्नेटिक कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है? डायरेक्शन बताता है। उसमें एक मैग्नेटिक निडल लगा रहता है, तो मैग्नेटिक निडल, ये मान लेते हैं मैग्नेटिक कंपास है, कुछ इस तरह का एक मैग्नेटिक निडल रहेगा, या नॉर्थ रहेगा या। अब इस मैग्नेटिक कंपास को ले लो, यहां चले आओ ऐसे, ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक वाला बोर्ड है, इसका तार ऐसे ऊपर की तरफ गया है, ऊपर की तरफ गया होगा अंदर, उसको यहां लाके रखो, मैग्नेटिक कंपास को यहां लाके रखो, उसका जो कांटा है ना ऐसे से भागने लगेगा, कांटा भागने लगेगा। क्यों भागने लगेगा? इसमें से जो वायर गया है तो उस वायर के आसपास भी क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और वो जो मैग्नेट है उसमें भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो दो मैग्नेटिक फील्ड जब एक पास आते हैं तो एक दूसरे से दूर भागते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। तो इन्फिनिटी से एक चार्ज को जब किसी एक पॉइंट पे लाया जाता है वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डिनोट कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय किससे डिनोट करते हैं? V से। ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है। फॉर्मूला क्या होता है? मोइटर। चार लेते हैं ना। V का फॉर्मूला सही है। वर्क का SI यूनिट, वेरी गुड। Q का तो क्या बन गया? जूल पर। याद रहेगा, जरूरी था। दो तीन बार दे दीजिएगा, अभी नहीं, आधा घंटा बाद। जूल पर एक वोल्ट डिफाइन करो। डिफाइन 1 वोल्ट, बोर्ड में पूछ चुका है। डिफाइन 1 वोल्ट।
1 वोल्ट कौन डिफाइन करेगा? बताइए। When 1 joule of work is done in moving when 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge, it is called सही है, मतलब कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1। याद रखिएगा, बोर्ड में आया था। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस बता सकता है? फॉर्मूला सेम ही रहेगा। फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या था? W अपॉन Q के जगह क्या रख सकते हैं? तो V इज इक्वल टू W अपॉन, और ज्यादा सिंप्लीफाई करें तो W इज इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस। होना चाहिए, होना चाहिए, सही है। अगर n की वैल्यू 1 है, अगर n की वैल्यू 1 है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर n की वैल्यू 1 है तो v की वैल्यू हो जाएगी W अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस। क्लियर है? अगर n की वैल्यू 1 है तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसमें वोल्टेज कितना आएगा? W अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस। ये याद रखना, हो सकता आ जाए। आगे निकलते हैं। बताइए, 1 मेगावोल्ट में कितना वोल्ट? 1 मेगावोल्ट में कितना वोल्ट? माइक्रो और मेगा दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, बस वो माइनस में होता है और ये प्लस में होता है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। 10 टू द पावर 6 1 गीगा वोल्ट में कितना वोल्ट? टेन टू द पावर, याद रहेगा। ये सब याद रखना। गलत लिख दिया क्या? सॉरी। क्या कोई 1 पीको वोल्ट जानता है? क्या कोई 1 पीको वोल्ट जानता है? हाँ, 1 पीको वोल्ट। क्या कोई 1 पीको वोल्ट जानता है? टेन टू द पावर माइनस 12 वोल्ट को कहते हैं 1 पीको वोल्ट। ठीक है, दिमाग में रखना। हो सकता है पीको वोल्ट पे सवाल नहीं आए। एक न्यूमेरिकल,
ठीक, क्या ये सवाल समझ में आ रहा है? क्या ये सवाल बहुत कठिन सवाल लग रहा है? क्या ये सवाल एक्चुअली बहुत कठिन है? नहीं, ये सवाल एक्चुअली बिल्कुल कठिन नहीं है। इसलिए कठिन नहीं है क्योंकि इसमें वो सारी चीजें दी हुई है जो आपको चाहिए। सबसे पहले क्या निकालना है? Q की वैल्यू कितनी दी है? बताओ, ये जो दो टर्म्स में दिया हूं, ये मास दिया हूं, ये वेलोसिटी दिया हूं। क्या मास और वेलोसिटी पता हो तो वर्क डन निकाला जा सकता है क्या? क्या मास और वेलोसिटी पता हो तो वर्क डन निकाला जा सकता है क्या? क्या मास और वेलोसिटी पता हो तो वर्क डन निकाला जा सकता है क्या? हाँ, कैसे? क्या आपको ये पता है एनर्जी इज इक्वल टू वर्क होता है? क्या 9th में पढ़ाया गया था वर्क और एनर्जी के अंदर? क्या काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है? कोई बड़ी बात? तो क्या वर्क का भी फॉर्मूला हाफ mv² हो सकता है? कोई बड़ी बात? तो बताओ, आता तो है। समझ में आया? यहां पे एक चीज गलती हो गया। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया? हाफ mv। तो बताओ वर्क डन कितना आया? हाफ। मास कितना है? 10⁻⁻⁶। वेलोसिटी कितना है? इसका वैल्यू बता दो भैया, मेहनत करो। थोड़ा बहुत पढ़ने से काम चल ही नहीं सकता। तुमको जमाई आ रहा, इतना सीरियस सवाल दिया हूं। या लाइव रिकॉर्डिंग चल रहा है, तुमको सोना दिखाई दे रहा है? कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ बताइए, कितना आ रहा है? 1/2। क्या ये आ रहा है वर्क डन? क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं? 5 × 10⁻⁻1 × 10⁻⁻6। क्या ये लिखा जा सकता है? क्योंकि हमको जब भी आंसर लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, नहीं तो ऑप्शन मैच ही नहीं करेगा। कितना आएगा? 5 × 10⁻⁻6 + 1 लिखा जा सकता है। तो 5 × 10⁻⁻5 आएगा कि नहीं आएगा? क्या ये गलत लग रहा है? गलत होने का सवाल ही नहीं उठता है। ये आपका अभी जाके वर्क डन आया है। अब ये वर्क डन आया है और वोल्ट का फॉर्मूला बताओ। W/, वर्क डन कितना आया? 5 × 10⁻⁻5 Q। चार्ज की वैल्यू क्या है? इसीलिए सवाल मैंने ऐसा बनाया है ताकि सवाल तो लगे ही और मैथ्स भी मजबूत हो। बताओ कितना आ रहा है? आ गया? 5 × 10⁻² आ रहा है क्या? वेरी गुड। कितना है? वोल्टेज इज इक्वल टू आ गया 5 × 10⁻, है ना?
इस सवाल को करते समय एक चीज नोटिस करो, सवाल दो तरह के हैं। एक सवाल वो होता है जिसको आज पढ़ाया गया तो आज जितना सिखाया गया है उसी के नॉलेज के बेस पे वो सवाल लग जाता है, और एक सवाल ऐसा होता है ना कि पिछले 2-3 साल में क्या पढ़े हो उसका भी यूज करना पड़ता है। तो ये उसी टाइप का सवाल है। जैसे ही तुम लोग देखे होंगे कि मास दे दिए हैं, वेलोसिटी दे दिए हैं, तो सोचो ये तो कुछ दूसरे ही चैप्टर का, ये मोशन का सवाल आ गया क्या? यही फील आया होगा कि वेलोसिटी तो यार 9th में होता था, मोशन न्यूटन लॉ में आता था, जबकि वहीं से वर्क डन निकाला जा सकता है। वहां बोला है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मास 10⁻⁻6 किलोग्राम है और वो भाग रहा है, दौड़ रहा है किस स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो क्या भाग रहा है और उसके पास मास है तो उसका वर्क डन निकाला जा सकता है? बताओ, समझ में आया? यहां पे दबाव डालना पड़ेगा। ठीक, चलो क्या हमें ओम्स लॉ याद है? क्या हमें ओम्स लॉ याद है? हाँ, ओम्स लॉ नहीं याद है? ओम्स लॉ नहीं याद है? ठीक है, उसको ये एक लाइन जो तुम बोले हो वो उसका बैकबोन है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट लाइन है। ओम्स लॉ अभी तुरंत याद कर लो। ओम्स लॉ अभी तुरंत याद कर लेते हैं। पहला क्या है? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब जितनी भी घटनाएं घटेंगी ओम्स लॉ में उसमें टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा नहीं, ठीक है। Potential difference is directly proportional to current, ठीक है। V is directly proportional to I is directly proportional to, याद रहेगा, V is directly proportional to I और I is directly proportional to 1/, तो क्या इन दोनों फॉर्मूलों को मिलाकर के V is equal to I into R बनना चाहिए? बढ़िया फॉर्मूला है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। V is equal to IR सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इतना याद हो गया कि नहीं होगा? ये ओम्स लॉ तो सबको याद करना है, अभी ये पढ़ाना अलग विषय है, ये याद कर लो। अभी पहला पॉइंट क्या है? टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट्स, यानी अगर आप ये वाली लाइन नहीं भी लिखते हैं और डायरेक्ट ये लिख देते हैं तब भी चलेगा, अगर ये नहीं लिख के ये भी लिख देते हैं तब भी चलेगा। अब यहां से क्या I इज इक्वल टू V/R बनना चाहिए? क्या R इज इक्वल टू V/I बनना चाहिए? दो फॉर्मूला और आ गया। तो पहला फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले यहां से तुरंत याद कर लो। Ohm's law is the most important and most famous topic of this chapter. हालांकि है बहुत आसान। क्या ये क्लियर है? सही है? इतना याद कर लो, यहां पे दिमाग में रहना चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा लगेगा, फील होगा, बहुत खराब लगेगा। अगर याद नहीं हुआ तो फिर पढ़ने से क्या ही फायदा है। इतना याद हो गया तो आगे लिखें।
ठीक है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V अपॉन R एंड R इज इक्वल टू V अपॉन। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इफ V is doubled, if V is doubled, I also get doubled। ठीक है, अगर V की वैल्यू को डबल किया जाए तो I की वैल्यू भी डबल हो जाएगी। इफ V is halved, I also get halved। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। इसके साथ दो लाइनें और, इफ R is doubled, if R is doubled, I get half। If I is doubled, R get half। ये चार चीजें बहुत सिंपल है। पहला, अगर V को डबल करोगे तो I भी डबल होगा, क्योंकि दोनों सीधे सीधे रिश्ते में है, सीधा रिश्ता है कि तू मेरे साथ अच्छा कर, मैं भी तेरे साथ अच्छा करूंगा। ठीक है, जबकि R के साथ उसका उल्टा रिश्ता है, तो R अगर डबल होगा तो I, क्या ये हमें याद होना चाहिए? तो कर लो, ये तुरंत याद कर लो। याद हो रहा है? ठीक। क्या कोई ऐसा बच्चा जो पूरा ओम्स लॉ यहां पे खड़े होकर बोल सकता है अभी? क्या कोई ऐसा बच्चा या बच्ची जो ओम्स लॉ पूरा खड़े खड़े आकर के यहां पे बोल के जाए? क्या कोई भी ऐसा बच्चा बच्ची नहीं है? बताओ, ये ठीक नहीं लग रहा, यही ठीक नहीं लगता हमको। मैं तुम लोगों को 14 वन शॉट दूंगा, 14। ठीक है, 14 वन शॉट, 14 हो चैप्टर का साइंस के। एक दिन में एक खत्म करेंगे, इंटरवल के बाद आएंगे, शुरू करेंगे, छुट्टी तक खत्म करेंगे, इंटरवल के बाद आएंगे, छुट्टी तक खत्म। 14 दिन लगेगा पूरा साइंस, 14 दिन में 14 वीडियो भी बन जाएगा। 14 चैप्टर का मेरे स्कूल का भी फायदा, तुम लोग का ही फायदा। बताओ, हो जाएगा? आगे बढ़े, आकर के बोला करो, बताया करो। ठीक, चलो। ओम्स लॉ वेरिफिकेशन। पहले ओम्स लॉ का ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट, V I। ठीक है, ओम्स लॉ में ये एक चीज जरूर जोड़ देना। अब ये तो कोई भी जोड़ देगा, ये तो LKG का बच्चा भी जोड़ देगा, है कि नहीं? V I उसको भी लिखने आता है, डंडा बनाने आता है, बीच से लाइन खींचने आता है। तो ये चीज जो है, ये ओम्स लॉ में V और I का रिलेशन दिखाता है। जब ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बने, सीधा ग्राफ, तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I का ये ग्राफ है, और V और I से क्या निकाला जा सकता है? R। अब वही R निकालना सीखना है। समझ में आया? चलो, सपोज यहां पे एक पॉइंट है, क्या? ए पॉइंट है, और यहां पे कौन सा पॉइंट है? B। क्लियर है? हमेशा एक चीज याद रखो, R इज इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप ऑफ द, क्या तुम लोगों ने स्लोप का नाम सुन रखा है? क्या तुम लोग स्लोप निकालना जानते हो? स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है? स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा।
और टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन। क्लियर है? देखो पता सब कुछ है लेकिन नहीं बोल पा रहे थे, इसलिए याद रखना स्लोप जब भी निकालेंगे तो टेन थीटा निकालेंगे। अच्छा कैसे निकालेंगे? बहुत ध्यान से समझो। पहले एक लाइन इधर ड्रॉ करें, एक लाइन आई पे ड्रॉ किए, एक लाइन वी पे ड्रॉ किए, तो यहां क्या मिल गया और यहां क्या मिल गया। फिर एक लाइन इधर ड्रॉ करें तो यहां क्या मिल गया और इधर क्या मिल गया। ठीक है, इसको ज्वाइन करें, यहां क्या मिल गया? ट्रायंगल। अरे भैया इसी ट्रायंगल में तो परपेंडिकुलर बेस छुपा है, इसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस छुपा है, क्योंकि हमको जो आर की वैल्यू निकालनी है वो ए से बी के बीच की निकालनी है। तो ए से बी के बीच के लिए ये ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की वैल्यू कौन बताएगा? इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर की वैल्यू कौन बता सकता है? बाहर क्या देख रहे हो? अच्छा वो बढ़िया तरह देख लिए। ठीक है चलेगा। अभी बताओ परपेंडिकुलर की वैल्यू कोई बता सकता है? किसी के दिमाग में आ रहा है? बहुत ध्यान से समझो। परपेंडिकुलर मतलब इतनी ऊंचाई। अगर हम इतनी ऊंचाई निकाल लें, इतनी ऊंचाई निकाल लें और उसमें से इतनी ऊंचाई घटा दें तो जो बचता है वो यही बचता है ना। तो पूरी ऊंचाई कितनी थी? इतनी ऊंचाई कितनी थी? मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई? क्लियर है? उसी तरीके से यहां तक क्या है और यहां तक क्या है, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? बताओ, कोई बड़ी बात थी? तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस, बोलो इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा V अपॉन डेल्टा। जब भी V2 माइनस V1 या T2 माइनस T1 किया जाता है तो डेल्टा लगाया जाता है। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया? यहां से क्या निकला? R इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा। क्या ये होता था फॉर्मूला? क्या R का फॉर्मूला यही होता था? R इज इक्वल टू V अपॉन I लिखवाए थे अभी। देख लो, ये ग्राफ से उस फॉर्मूले को डिराइव किया गया है। अब बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है कि अगर यहां पे और यहां पे डेल्टा लगाए तो यहां पे भी क्या लगाएंगे, है ना। मतलब ये इस ग्राफ से ये पता चलता है कि पहले रेजिस्टेंस ए पे था, फिर रेजिस्टेंस, तो ए से बी पे जाने में रेजिस्टेंस कितना बढ़ा है या कितना घटा है या कितना चेंज आया है, ये निकाला जाता है। ये ग्राफिकल मेथड है। ग्राफिकल मेथड के बाद आपसे जो पूछेगा एग्जाम में वो इस तरह का सवाल पूछेगा। बताओ आर कितना हुआ? यहां पे एक पॉइंट है पी, तो पी पॉइंट पे आर की वैल्यू कितनी आई? आर इज इक्वल टू वी अपॉन वी। कितना है? आई कितना है? ये कितना हो गया? क्लियर है? सिंपल पूछेगा सवाल, इससे बहुत ज्यादा हाईटेक नहीं पूछेगा, ऐसे मतलब ग्राफ वाला पूछेगा, सिंपल पूछेगा। लेकिन ये चीज आपको डेरिवेशन के लिए पता रहना चाहिए। अगर आ गया स्टेट ओम्स लॉ 3 नंबर में सपोज, तो फिर ये पूरा जितना ओम्स लॉ है उसका फिगर है और ये डायग्राम है, ये सारी चीजें बना करके उसमें भर दीजिए। आपको नंबर उम्मीद करते हैं पूरा मिलेगा, अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह नहीं करते हैं तो, और राइटिंग आपकी अच्छी रहती है तो। कोई दिक्कत है बेटा?
काहे का दिक्कत, आराम से बैठी हो, दिक्कत काहे का तुम। अगला सवाल है, अगला टॉपिक अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर इन सीरीज। ठीक है, ठीक है। बाहर पुलिया के पीछे जाके अभी यहां पढ़ लो। ठीक है, पुलिया से आगे बढ़ो, फिर कुछ भी करो, यहां पढ़ लो। अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर इन सीरीज। रेड हाउस प्रेयर, प्रेयर है, इधर से जाना, उधर लात मत मार देना उसको। क्या हुआ, क्या क्या करना है? डिबेट है ना। एक काम करते हैं, अभी बाकी लोगों को मिलवा दो। अभी इन लोगों का एक लाइव लेक्चर चल रहा है, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर में इन दोनों को देखते हैं, ठीक है। बोल दो बाकी लोगों से डिस्कस कर लो, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर इन सीरीज, ये हो गया R1, R2 और R3, ठीक है। यहाँ पे दो सिंबल है, एक बैटरी को दिखाने के लिए सिंबल का यूज करते हैं। इसमें एक लंबी वाली लाइन, एक छोटी वाली लाइन, मतलब इसमें अंतर पॉजिटिव नेगेटिव। जो लंबी वाली लाइन है उसका मतलब होता है हायर पोटेंशियल, याद रखो क्या होता है। और छोटी वाली लाइन का मतलब, ये पॉजिटिव नेगेटिव मत क्या करो, अच्छा बैटरी बेच रहे हो क्या तुम लोग, ये याद रखना। अब ये बात अलग है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव सिंबल लगा रहता है, लेकिन उसका मतलब क्या है, एक तरफ हायर पोटेंशियल और दूसरी तरफ। तो ये बताओ, करंट एक बैटरी के अंदर, डीसी के अंदर किधर से किधर बहता है? मतलब इसमें जो करंट बहेगा वो पॉजिटिव से निकलेगा और निकल करके इधर से इधर आएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन बहेगा वो जस्ट अपोजिट बहेगा। जिधर करंट बहता है उसका अपोजिट इलेक्ट्रॉन, याद रखना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग होता है, फ्लो ऑफ करंट अलग होता है। अच्छा ठीक, ये तो बढ़िया बात है। अब एक चीज याद रखना, सीरीज वाले सर्किट के लिए, सीरीज वाले सर्किट के लिए ये हमारा कितना है, आई, यहां भी आई और यहां भी आई, तीनों में करंट एक बराबर बहेगा। सीरीज में जैसे दिवाली का झालर, सब में एक जैसा करंट बहता है, एक जगह स्विच ऑफ किए सब बंद हो गया, एक जगह तार काट गया सब ऑफ हो गया, वही सीरीज है। सबसे सिंपल एग्जांपल दिवाली का झालर है कि नहीं। और जो घर की लाइट है वो पैरेलल है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब बताओ जरा, क्या V इज इक्वल टू I इंटू R होता है? होता है। तो अगर पहले वाले सर्किट के लिए फॉर्मूला लगा दें इस सर्किट के लिए, तो क्या V1 इज इक्वल टू I इंटू R1 होना चाहिए? होना चाहिए। अरे V1 इज इक्वल टू I इंटू R1 होना चाहिए। और उसी तरह से अगर V2 के लिए लगा दे तो I इंटू R2 भी होना चाहिए, और V3 के लिए लगा दे तो I इंटू R3 भी होना चाहिए। कोई बड़ी बात? योगेश जी, डिबेट की तैयारी करा रहे हैं। डिबेट का टॉपिक जो है बताइए। तो हम बताए तो हैं टॉपिक, बताए हैं ना।
उसमें जो 10th वाले बच्चे हैं अभी उनका एक लेक्चर फिजिक्स का चल रहा है, इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए इनको अलग से बुला करके 5 मिनट। हाँ 15 को, 14 को तो छुट्टी है, 14 संडे है ना, कल ही कल सैटरडे है ना, कल करा डालिए, कल करा के निपटा दीजिए इसको, ठीक है। ठीक है, 1 मिनट, चलिए आगे निकलिए। देखिए ये आपका हो गया इक्वेशन 1, ये 2 और ये 3। अब ये तीनों इक्वेशन जोड़ दो। कॉपी पे नोट करना, अब इसको ऐड करना है। ठीक है, ऐड कर दें। चलो ऐड करेंगे तो एक तरफ आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, दूसरी तरफ आ जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। क्लियर है? क्लियर है? V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना बन गया? V, और इधर I कॉमन आ गया तो अंदर क्या आ गया? I1 प्लस R1 प्लस R2 प्लस। क्लियर है? I को इधर ले लिए, V अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है? V अपॉन I किसका फॉर्मूला होता है? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस, ये पहला फॉर्मूला आ गया, नोट कर लीजिए इसको। कुछ ज्यादा ही है भैया, लोग डिस्टर्ब कर दिए। डिस्टर्ब हो रहा है तो तुम पढ़ोगे तब तो डिस्टर्ब हो रहा है, पहले पढ़ो तो। तुम तो कह रहे हो हमको पता नहीं जिंदगी में क्या करना है। ठीक, अब पैरेलल सर्किट बनाते हैं। बहुत परेशान कर रहे हैं ना तुमको सब। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। ठीक, अब ये जो पैरेलल वाला डेरिवेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ चुका है, इसीलिए सीरियस। ठीक, ये फिगर बनेगा, ये फिगर तुरंत बना लो। R1 R2 R3, क्लियर है? R1 R2 R3, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। इसमें करंट कितना बहेगा? I1, इसमें करंट I2 और इसमें करंट अलग अलग होता है। उस वाले सर्किट में जो सीरीज सर्किट था उसमें करंट एक ही जैसा था, I।
लेकिन यहां पे करंट बदल जाएगा और पोटेंशियल एक जैसा रहेगा। क्या एक जैसा रहेगा? पोटेंशियल एक ही जैसा रहेगा। और पोटेंशियल हमेशा रेजिस्टेंस के पैरेलली जोड़ा जाता है। समझ में आ रहा है? जो रेजिस्टेंस है उसके पैरेलली कहीं ना कहीं पोटेंशियल लगाया जाता है, मतलब वोल्टामीटर लगाया जाता है। वोल्टामीटर जो है वो जहां कहीं भी लगेगा वो क्या लगेगा? पैरेलली ही लगना चाहिए। एक साथ हो गया, 10 मिनट का क्लास है। अब बहुत ध्यान से देखो, इसको डिवाइड करेंगे क्लास ओवर हो जाएगा। जो बचा रहेगा वो सेकंड पार्ट में जाएगा। फिर 1:20 बोले थे, अब बता दो जरा। इसके लिए v सेम है, v नहीं बदलता है। तो अगर I का फॉर्मूला लगाए तो v अपॉन I का फॉर्मूला क्या होता है? v अपॉन r। तो I1 क्या हो गया? v अपॉन r1। I2 क्या हो गया? v अपॉन, और I3 क्या हो गया? v अपॉन। सही है। अब तीनों को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू v अपॉन r1 प्लस v अपॉन r2 प्लस v अपॉन r3। क्लियर है? अगर यहां से v कॉमन ले ले तो अंदर क्या आ जाएगा? ठीक है। I1, I2 और I3 को जोड़ के क्या आ गया? I। याद रखिएगा। और v यहां से नीचे ले लेते हैं। 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन। क्लियर है? क्लियर है? और ध्यान से देखो इधर, जब r होता है तो क्या लगता है? v अपॉन I। अगर इसको दोनों को रेसिप्रोकल कर दें तो 1 अपॉन r इज इक्वल टू I अपॉन होना चाहिए। तो 1 अपॉन r की जगह क्या I अपॉन v की जगह क्या रख दिए? क्लियर है? 5 मिनट बचा है। 1:20 में कितना बचा है? 1:20 होने में कितना बचा है? 10 मिनट बचा है। इसका मतलब एक छोटा टॉपिक हो जाएगा। एक छोटा टॉपिक कर लेते हैं, क्योंकि 1:20 तक पढ़ाने का टारगेट था। तो टारगेट अचीव नहीं होगा तो दुख होगा। एक न्यूमेरिकल कर लें।
ठीक, ये सवाल है। 220 वोल्ट के बैटरी के साथ 3 रेजिस्टर्स जोड़े गए हैं। आपको करंट की वैल्यू बतानी है हर अलग अलग सर्किट में। मतलब यहाँ I1 बताना है, यहाँ I2 बताना है और यहाँ पे I3 बताना है। ठीक, चलिए पहले I1 निकाल लें। I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, सही है। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V कितना है 200 और R1 क्या है 4। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R2। तो V क्या है, सबके लिए सेम है, R2 क्या है 2। I3 की वैल्यू क्या है, V अपॉन R3 220 अपॉन 8। तीनों की वैल्यू निकाल लीजिए, सबसे सिंपल। जिसको बुलाया जा रहा है जाओ, जिसको बुलाया जा रहा है जाओ। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन कितना आएगा निकाल लो। कितना आना चाहिए, अभी 7-8 मिनट है, सीरियसली पढ़ लो। कितना आया, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 8। 8 2 4 का एलसीएम क्या है 8। इधर आ रहा है 2, इधर आ रहा है 4 और इधर आ रहा है 1। 7 अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो R की वैल्यू क्या हो गई 8 अपॉन। क्लियर है। यहां पे कितना आ रहा है, ये तीनों की वैल्यू निकाल लो। पहला वाला कितना आया 55 एम्पियर, दूसरा वाला और तीसरा वाला क्लियर है। ये तुम्हारा पहला पार्ट था इस चैप्टर का। अभी लगभग आधे घंटे का लेक्चर और बचा है इसमें। आधे घंटे का लेक्चर कल अपने पीरियड में शूट करेंगे और हो जाएगा हमारा दोनों को कंबाइन करके एक फाइनल लेक्चर।